दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 1 2024 क्विज 2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पर्टिकुलरली हम लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट के पेपर को फोकस करने वाले हैं और बता दूं कि ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। लास्ट एग्जाम इसी का हुआ था, तो हम लोग एकदम लेटेस्ट को ही फॉलो करेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में आपके पास 16 क्वेश्चन है। आपका टोटल मार्क्स 50 है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को और सॉल्व करते हैं। देखते हैं हम लोग कितनी जल्दी इसको कंप्लीट कर पाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 48 और ये क्वेश्चन हम लोगों को मैथमेटिक्स में लेके जाता है। बट एनीवेज लेट्स सी। यू हैव अ DRAM मॉड्यूल विद बस विड्थ ऑफ 64 बिट्स, clock speed of 800 megahertz, operating in DDR, that is double data rate or two values per clock cycle mode. What is the maximum memory bandwidth in gigabytes per second achievable with this module if it is working on dual channel mode? Two memory interfaces are used. तो dual channel का मतलब क्या है? Two memory interfaces यूज हो रहा है। तो अगेन इसमें बहुत सारा थ्योरी है कि कौन सी चीज क्या है, बट उसको अभी इग्नोर करते हैं और सिर्फ इसके मैथ्स पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आपको बोलता है मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ गीगाबाइट में क्या होगा, राइट? तो मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ, जिसको मैं MMBW से डिनोट कर रहा हूँ, उसका फॉर्मूला एक्चुअली होता है बस विड्थ इनटू क्लॉक स्पीड इनटू नंबर ऑफ इंटरफेसेस, जिसमें क्लॉक स्पीड को हम लोग डेटा ट्रांसफर रेट भी बोलते हैं। ओके, अब हम लोगों के पास इंडिविजुअल कंपोनेंट है, बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये बिट्स में है, ये मेगाहर्ट्ज में। तो हम लोग को एक कॉमन ग्राउंड चाहिए जहां पे हम लोग ये काम आराम से कर सकें। और जब भी हम लोग बस विड्थ की बात करते हैं तो ये होता है रैम में। तो रैम में हम लोग जनरली जब बात करते हैं तो हम लोग बाइट्स में बात करते हैं, ना कि बिट्स में। बिट्स काफी छोटा यूनिट है, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों को पहले कन्वर्सन करना पड़ेगा। तो बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ हम लोगों को बस विड्थ को फिक्स करना है। तो बस विड्थ 64 बिट्स, तो 64 बिट्स को अगर मैं बाइट्स में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे इसको 8 से डिवाइड करना होगा। भाई बिकॉज मैंने यहाँ बोला ऑलरेडी कि डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? तो 64 by 8 तो 8 बिट्स हो जाएगा, राइट? तो ये हमारा बैंडविड्थ मिल गया हम लोगों को। नेक्स्ट हमारा है क्लॉक स्पीड 800 मेगाहर्ट्ज में, राइट? तो मेगाहर्ट्ज को हम लोगों को कन्वर्ट करना है किसी भी यूनिट में। बट यहाँ पे एक चीज है कि आपको बोलता है ये गीगाबाइट्स पर सेकंड और यहाँ मेगाहर्ट्ज है, राइट? तो मेगा से हम लोगों को काम करने में दिक्कत होगा, तो हम लोग इसको गीगाहर्ट्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब आप मेगा से गीगा जाएंगे तो ये होता है 10 to the power 3 और अगेन आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पास क्या है 800 मेगाहर्ट्ज, तो 800 डिवाइडेड बाई 1000, 10 to the power 3 1000 होता है। यहाँ कितना हो जाएगा 0.8, राइट? बट ये हो गया आपका एक के लिए। और यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है डबल डेटा रेट और 2 वैल्यूज पर क्लॉक साइकिल, यानी यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो गया 1.6, राइट? अब ये हमारा हो गया क्लॉक स्पीड। नंबर ऑफ इंटरफेसेस कितना है, ये है आपका 2। तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये वाला पार्ट आ गया और ये वाला बेसिकली जो भी हमने यहाँ पे किया इनटू ये, राइट? तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 1.6 इंटू 2, तो ये कुछ 25.6 के आसपास आना चाहिए आपका आंसर, राइट? लेट्स डू इट एज वेल। 8 इंटू 1.6 इज इक्वल टू 12.8 इंटू 2, तो 8 12 16 का 6 कैरी 1, 12 12 24 124 25.6। या इट मेक सेंस और इसीलिए ये आंसर आपका। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 49 एक डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बिकॉज इसमें आपको सही क्वेरी फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपका डेटा दिया हुआ है जिसमें एक आईडी है, जिसमें एक नेम है, टाइप है, फॉर्म है और क्वांटिटी है, और बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट विल चेंज द टाइप ऑफ एडिबल लिक्विड टू पेरिसेबल एंड विल इंक्रीज देयर क्वांटिटीज बाय 450 करेक्टली व्हेन टाइप्ड इन पाइथन कंसोल। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि आपको एक एसक्यूएल क्वेरी लिखना है जो कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। और हम लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि हम लोग जब पाइथन में काम करते हैं एसक्यूएल के लिए तो वहां पे हम लोग फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी यूज करते हैं, राइट? तो यहाँ पे आपको कुछ कोड दिए हुए हैं, आपको बस उसको फॉलो अलोंग करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा क्वेरी देख लेते हैं कि क्या क्वेरी बन सकता है। तो याद रखिए हम लोग को टाइप क्या है, एडिबल होना चाहिए, राइट? तो हमारा जो टाइप है वो एडिबल होना चाहिए। तो टाइप इज इक्वल टू एडिबल, ये हमारा पहला कंडीशन है। दूसरा पेरिसेबल होना चाहिए, मीन्स हम लोगों का जो भी टाइप है एडिबल लिक्विड का वो पेरिसेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज जो आती है वो ये कि आपका टाइप जो है वो एडिबल है लेकिन जो फॉर्म है वो भी लिक्विड होना चाहिए, राइट?
वो ऐसा नहीं है कि आपका एडिबल है तो सेमी सॉलिड भी चल जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे आपका ये छोटा सा एक गेम प्ले है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिक्विड है, राइट। तो इसका मतलब हम लोग का दूसरा क्या है, फॉर्म या उससे रिलेटेड कुछ जो लिक्विड हो, राइट। तो कोई भी क्वेरी जो इन दोनों को भी इंप्लीमेंट कर रही होगी वो हम लोग को फोकस करना है उस पर, राइट। तो पहला वाला ऑप्शन तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज इसमें सिर्फ टाइप एडिबल पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। ये क्वेरी में पहला वाला पार्ट एकदम सही है बिकॉज ये टाइप एडिबल है और फॉर्म आपका लिक्विड है और हम लोग सारे के सारे वैल्यूज को ले रहे हैं। और ये जो वैल्यूज है ये बेसिकली आपको जो एट एन इंस्टेंट आप प्रिंट कीजिएगा इसके बाद, तो ये एक्चुअली लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट देगा और ये ऑब्जेक्ट बेसिकली आपका टेबल वैल्यूज होगा जो कि ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, अब जो ऑब्जेक्ट n हो सकता है जो भी इसमें आ जाएगा। और इसके थ्रू आप एक्सेस करेंगे उसका नेम, आईडी, फिल्टर, जो भी हम लोग का डॉट नोटेशन यूज करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि ये विल इंक्रीज देयर क्वांटिटी बाय 450, राइट। तो हमारा ऑलरेडी कुछ क्वांटिटी है उसको हम लोगों को इंक्रीज करना है 450 से। इसका शॉर्टकट ये तरीका था कि हम लोग यहाँ क्वांटिटी प्लस इक्वल टू, यानी कि हम लोग ऐड कर रहे हैं इसमें क्या 450, या फिर ये वाला, दोनों में से कोई भी चल जाएगा, दोनों ओके है, जो ऑप्शन में रहे उसको आप कर सकते हैं। तो फॉर आइटम इन प्रोडक्ट एंड सिंस दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट, नाउ आइटम डॉट टाइप इज पेरिसेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट। उसी का ऑब्जेक्ट यहाँ क्वांटिटी रिटर्न करेगा। तो यहाँ एडिबल है, लिक्विड है और फिर यहाँ पे टाइप पेरिसेबल चेक हो गया और आइटम डॉट क्वांटिटी प्लस इक्वल टू 450, यानी कि यहाँ 450 एड ऑन हो गया। और फिर db session डॉट कमिट, जाकि सारा का सारा जो भी अपने ऊपर हमने किया था वो सारी चीजें कमिट हो जाए। तो इसलिए ये ऑप्शन तो सही है। तीसरे ऑप्शन को देख लेते हैं कि वाई दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे तो सही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन भी सही है, ये लाइन भी सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस मिसिंग है, यानी कि ये 450 वैल्यू सब में पुट कर देगा, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन में देखिएगा तो अगेन ये टाइप सिर्फ एडिबल है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है और ये क्वेश्चन देखने में लगेगा कि ये फ्लास्क रेस्टफुल का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली ये सिंपल पाइथन डिक्शनरी मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलता है कंसिडर दैट AWF कोड इज रनिंग लोकली एट दिस पर्टिकुलर URL, जो कि हमारा बेस या रूट URL भी बोला जाता है, यानी लोकल होस्ट का URL। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द URL दिस दैट इज द बेस /API/salaries। क्या इसका ये होगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये API जो है वहां पे हम लोग ये डिफाइन कर रहे हैं API सैलरीज, और क्या पास कर रहे हैं सैलरीज को। अब ये सैलरीज कहाँ डिफाइंड है, तो सैलरीज आपका यहाँ डिफाइंड है, राइट। लेकिन जस्ट उसके बाद क्या हो रहा है, सैलरीज रिसोर्स डू समथिंग सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा तो ये गेट क्वेरी है, तो गेट क्वेरी यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, तो सेल्फ डॉट डू समथिंग, तो डू समथिंग ग्लोबल सैलरीज फॉर S इन सैलरीज डॉट कीज। तो ये क्या रिटर्न किया, ये रिटर्न किया आपका 1 2 3, तो S का एक पर्टिकुलर टाइम पे ये वैल्यू होगा, तो से S1 और HRA। तो यहाँ देखिए HRA का ही डिफाइंड ही नहीं है आपका, राइट, फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो यहाँ हम लोग HRA डिफाइन कर दिए, ओके। और सैलरीज S, अगेन सैलरीज के अंदर जो है फर्स्ट की है वो इसको एक्सेस कर रहा है, राइट। तो इसको एक्सेस किया तो यहाँ एक्सेस हो गया ये पूरा का पूरा, और उसके बाद बेसिक, ये बेसिक वाला वैल्यू एक्सेस किया है यहाँ पे इसकी मदद से, बिकॉज हम लोग यहाँ पे 1 और फिर 1 से इंटर कर रहे हैं, तो बेसिक एक्सेस कर रहे हैं, और इनटू 0.10 यानी 10%, यानी कि HRA का क्या वैल्यू होगा, बेसिक इनटू 0.10, ये इसका वैल्यू होगा, और ये आपका की होगा, ये आपका वैल्यू होगा, राइट। तो आप आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो यही चीज पूछ रहा है कि अगर आप इसको रन कीजिएगा तो क्या करना है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको ये भी चेक करना है कि आपका जो URL है वो सही काम कर रहा है या नहीं। तो ये रूट है, फिर API आ रहा है, ओके, स्लैश फिर आ रहा है, सैलरीज आ रहा है, तो इट इज वर्किंग। तो यानी कि हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि ये जो आउटपुट देगा इसमें सब में ये HRA लेगा और उसका बेस सैलरी इंटू 0.10 कर देगा इंडिविजुअल का, राइट, क्योंकि हर बार ये आइटरेट हो रहा है हमारे 1 2 3 जितने भी वैल्यूज हैं सबके लिए, राइट। और ये सारे वैल्यूज क्या है, कीज है। तो लेट्स चेक द ऑप्शन नाउ। तो पहला ऑप्शन में क्या है, सिर्फ HRA, तो दिस इज रॉन्ग। सेकंड में क्या है, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी आउटपुट दे रहा है, ठीक है, नेम बेसिक HRA, हाँ इसमें HRA है, इसमें HRA है, इसमें HRA है, और ये तीनों वैल्यूज वही है। तो बेसिकली यहाँ पे कंपनसेशन ऐड करके ये आपको दे रहा है, तो ये सही है। तीसरे वाले में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ HRA मिसिंग है, राइट, जो भी आपका HRA है, तो ये रॉन्ग हो गया। और फोर्थ वाले में आपका सैलरी ही मिसिंग हो गया है, तो ये फिर ऑप्शन आपका रॉन्ग। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसमें बहुत गलतियां होती हैं। तो यहाँ पे कोड को देखिए, ठीक है। आपने यहाँ एक डेकोरेटर सेट किया और यहाँ पे एक राउट सेट किया, राइट। तो जब यहाँ पे इस तरीके का कुछ वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि ये डायनामिक है, यानी कि आप आईडी की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। आप आईडी इज इक्वल टू वैल्यू भी डाल सकते हैं और नहीं तो सीधे वैल्यू भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी यहाँ ऐसा एंगुलर ब्रैकेट है इसका मतलब ये डायनेमिक वैल्यू, ओके। और ये फेच कहाँ से कर रहा है? ये फेच कर रहा है इस लॉगिन के अंदर जो हमने आईडी डाला उससे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ आईडी मतलब आईडी अगर है और आईडी इज एलनम, यानी कि आईडी में अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है तो चलेगा। अब ध्यान रखिएगा, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब यहाँ ये हो सकता है कि अल्फा यानी कि कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं और न्यूमेरिक यानी कि नंबर्स भी हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो अबॉर्ट कर दो और रिटर्न करो 400 एरर और आउटपुट में दो बैड रिक्वेस्ट इनवैलिड। अगर ये एलएनएम नहीं है तो यहाँ पे योर आईडी इज, जो भी तुम्हारा आईडी है वो, और ये H1 में है यानी कि होना हो ये HTML रेंडर कर रहे हो, ओके। और अगर ऐसा भी नहीं हो, मतलब ये आईडी डिफाइंड ही नहीं हो, तो इनवैलिड आईडी डालो, ओके। और फिर app.run debug true। तो इसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू इफ द एप्लीकेशन इज रनिंग लोकली ऑन दिस रूट यूआरएल और द होस्ट यूआरएल और द लोकल होस्ट, ठीक है। तो रूट जनरली लोकल होस्ट को ही हम लोग लेते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा, ओके। अब हम लोग ऑप्शंस पे चलते। तो पहला ऑप्शन बोलता है HTTP, ये जो भी पार्ट है इसको रूट ले लेते हैं, /login ये आईडी is equal to mad and this will throw not found error। why? because यहाँ पे अगर आप अपना राउट देखिएगा तो यहाँ पे कुछ भी एम्प्टी नहीं है, डायनेमिक वैल्यू ले रहा है, ये स्लैश मिसिंग है, राइट। तो स्लैश यहाँ आएगा, ये स्लैश यहाँ पे नहीं होने की वजह से ये राउट ही इनवैलिड है और नॉट फाउंड दिखा देगा। लेकिन अगर आप स्लैश डाल भी देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आउटपुट आ जाएगा। याद रखिए मैंने जैसा आपको बताया है, अल्फा या न्यूमेरिक कोई भी चल जाएगा और दोनों में से कोई भी हो, ये जो mad1 है आईडी का वैल्यू वो आपको आउटपुट के अंदर ये वाला बैड रिक्वेस्ट के अंदर चला जाएगा क्योंकि ये चीज ट्रू हो जाएगा और उससे आपका जो आउटपुट होगा वो होगा बैड रिक्वेस्ट इनवैलिड आईडी। लेकिन ये तब होगा जब यहाँ स्लैश है, अभी यहाँ स्लैश है नहीं तो उस केस को कंसीडर नहीं करना है, मैंने बस बता दिया कि ये चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ, ओके। नेक्स्ट, यूआरएल जो भी आपका बेस है /login/nothing और ब्राउजर यहाँ पे रेंडर करेगा इनवैलिड आईडी एंड दिस इज टोटली रॉन्ग बिकॉज इन फ्लास्क ब्लैंक स्पेसेस आर कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टर। कायदे से इसको यही करना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये वाला कंडीशन फेल कर जाएगा इसलिए ये आपको ये वाला आउटपुट रिटर्न करेगी, योर आईडी इज आईडी H1, जो कि यहाँ पे आईडी का वैल्यू कुछ नहीं है तो ब्लैंक होगा। तो ये आउटपुट आपको बेसिकली ये देगा, योर आईडी इज ब्लैंक। ये इस पे कभी जाएगा ही नहीं इस पर्टिकुलर कोड में, दैट इज द मेन केस दैट यू हैव टू थिंक अबाउट, ओके। तो इसीलिए चूंकि आउटपुट गलत आ रहा है तो ये हमारा ट्रू नहीं हो सकता और ये रॉन्ग हो गया, ओके। फॉर यूआरएल HTTP this/login CS2003 it will render bad request invalid ID and it makes sense also because ये हमारा डायनेमिक वैल्यू, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ID इक्वल टू डालिए या फिर डायरेक्टली ID डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये CS2003 लिया, लेकिन CS2003 अगेन इसको पास कर रहा है, राइट। इसको पास करने की वजह से ये बैड रिक्वेस्ट इनवैलिड आईडी दिखा देगा। नेक्स्ट सेम चीज PDS है, द ब्राउजर विल रेंडर बैड रिक्वेस्ट इनवैलिड आईडी बिकॉज अगेन ये उसी चीज को ट्रू कर देगा इज अल्फा नम को और ये फेल कर जाएगा और ये इनवैलिड आईडी आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी था और बहुत मजेदार भी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 51 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है और ये क्वेश्चन अगेन आपका फ्लास्क के ऊपर है। और जब भी फ्लास्क के क्वेश्चंस आए तो एक चीज बहुत ध्यान रखिए और वो है आपका राउट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रिक करेंगे वो राउट में ही करेंगे, तो हमेशा राउट पे फोकस। अब यहाँ पे एक चीज तो ये कि कोर्स नेम आपका डिफाइंड है, राइट। लेकिन जब आप ये लाइन देखें request.args.getID या जो भी वैल्यू है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये आपका क्वेरी पैरामीटर की तरह जाएगा, ओके। ऐसा नहीं है कि इसको आपको लीव कर देना है, नहीं, ये क्वेरी पैरामीटर की तरह जाएगा और यहाँ पे आप ID इक्वल टू डालेंगे, ये फिर ID इक्वल टू जो भी आपका वैल्यू यहाँ पे जा रहा है,
ओके, इस कोड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये लाइन काफी सिंपल है, यहाँ पे जस्ट ऐप बना रहे हैं, फिर ये डेटा हम लोग प्रोवाइड कर दे रहे हैं। फिर हमने एक डेकोरेटर से राउट डिफाइन कर दिया जो कि फ्लास्क का कॉमन है। फिर एक कोर्स ले लिया और कोर्स नेम हम लोग इसमें प्रोवाइड कर दे रहे हैं, और ये कोर्स नेम यहाँ पे जाएगा डायरेक्ट। ओके, अब कोर्स आईडी request.ask.get id, तो ये जो request.ask.get id है ये आपके URL से लिया जाएगा एक्चुअली, ठीक है। इफ कोर्स नेम इन डेटा एंड कोर्स आईडी इन डेटा कोर्स नेम, यानी कि ये जो कोर्स नेम है ये आपके इस डेटा में प्रेजेंट है, जो कि ये पर्टिकुलर कोर्स नेम है, राइट। और जो कोर्स आईडी आपने यहाँ पे URL के थ्रू दिया और यहाँ पे फेच हुआ, ये आईडी इस पर्टिकुलर आईडी से मैच कर रहा है जो कि इस साइड में दिया हुआ है, राइट। तो आपको प्रिंट करना है कोर्स आईडी फॉर कोर्स नेम इज दिस कोर्स आईडी, यानी कि ये आपका सपोज जैसे आउटपुट है तो ये आपका PDA से हो जाएगा, से डायनामिक डेटा, और यहाँ पे आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा CS2003। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको डालना है बैड रिक्वेस्ट इनवैलिड डेटा और फिर डीबग ट्रू करके रन कर देना है, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू इफ द एप्लीकेशन इज रनिंग लोकली ऑन दिस रूट और लोकल होस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मैंने बोला था कि आपको URL का बहुत ध्यान रखना है, राइट। तो अपना URL यहाँ पे क्या डिफाइंड है, अपना URL यहाँ पे डिफाइंड है, जो भी आपका रूट है course/course name इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है क्वेरी पैरामीटर ID, राइट। इस URL को अगर है तभी ये सही काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, और यहाँ पे ये लोग ट्रिक करेंगे, ठीक है। तो फॉर URL दिस पर्टिकुलर रूट /PDS ID is equal to CS2003, the browser will render not found. Yeah, it is true. Why? Because course आपका जो है और यहाँ जो कोर्स नेम है, तो ये हम लोग डायरेक्टली कोर्स नेम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ कोर्स कहाँ है? ऑल्सो यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग है, अगर मान लेते हैं कि ये कोर्स भी है तो उसके बाद यहाँ पे एक स्लैश होना चाहिए, दोनों ही नहीं है, यानी कि ये पूरा का पूरा URL ही इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट होगा तो हम लोग 404 या नॉट फाउंड एरर ही रिटर्न करते हैं। सो दैट इज द थिंग, इसलिए ये ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, ये हमारा बेस रूट है, यहाँ पे इन्होंने कोर्स डाला, उसके बाद ये वाला आपका कोर्स नेम है और ये आपका ID है जो हम लोग पास कर रहे हैं। अब देखना हमें ये है कि जावा और कोर्स ID मैच कर रहा है या नहीं। जावा कोर्स ID मैच कर रहा है, यानी कि हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे चले जाएंगे और ये वाला चीज को जावा कर देंगे और ये वाले चीज को CS2005 कर देंगे। ओके, एंड यू कैन सी कोर्स ID फॉर जावा इज CS2005, तो ये सही काम कर रहा है। सो दैट मीन्स इट इज गुड। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। URL तो सही है, कोर्स हमारा आ गया, कोर्स नेम इज इक्वल टू DBMS एंड ID इज इक्वल टू CS2004, ये आपका आउटपुट देगा ये वाला, एंड इट इज रॉन्ग। काफी डिबेटेबल भी हो सकता है कि क्यों, बट लुक, यहाँ हम लोग क्वेरी पैरामीटर इसी को दे रहे हैं और हम लोगों को यहाँ एक स्लैश चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, यहाँ पे आपका क्वेरी पैरामीटर होना चाहिए, राइट, वो नहीं है, तो ये URL ही सीधे रॉन्ग हो जाएगा और यू नॉट फाउंड एरर थ्रो कर देगा, राइट। नेक्स्ट, URL जो भी आपका रूट है कोर्स DBMS, जो कि यहाँ पे सही काम कर रहा है क्योंकि ये हमारा कोर्स नेम की तरह होगा। ID जो कि हमारा क्वेरी पैरामीटर है 2003, अभी जैसा मैंने बताया 2004 हमारा ये है, राइट। तो यहाँ पे ही ये फेल हो जाएगा और अगर ये फेल होगा तो ये एल्स पार्ट में आएगा, राइट। तो यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट इनवैलिड डेटा के अंदर चला जाएगा, राइट, और इसीलिए ये बैड रिक्वेस्ट इनवैलिड डेटा आउटपुट करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस में काफी ट्रिक होता है, बट ट्रिक यही है कि URL को समझ लीजिएगा तो काम मैक्सिमम टाइम हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 52 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 53 और ये क्वेश्चन बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग HTML डॉक्यूमेंट form.html and flask route given in app.py. Assume all the required methods are imported. Which of the following statement is or are correct? और यहाँ पे हम लोगों को एक छोटा सा डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड किया गया है। तो ये है हमारा form.html और यहाँ है हमारा app.py। form.html में कुछ दिया हुआ है और app.py में भी कुछ दिया हुआ है और हमसे सवाल कुछ पूछा गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ऑप्शन बेस्ड ही है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है वो देखिए। The above HTML document has front-end validation incorporated using HTML5 form validation. तो prior to HTML5 this validation was not required. But कई बार आपने देखा होगा कि आप वेबसाइट पे जाते हैं, आपको बोला जाता है साइन अप करो, लेकिन साइन अप में क्या होता है कि आप एक ईमेल डालना भूल जाते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप आ जाता है, राइट। वो पॉपअप कैसे आता है? तो वो आता है आपका वैलिडेशन से, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये वैलिडेट
करें। अगर नहीं कीजिएगा तो कोई भी गार्बेज वैल्यू डाल सकता है और आपका पूरा प्रोग्राम को क्रैश करवा सकता है। एंड इट कैन बी डन। एसक्यूएल इंजेक्शन टाइप की एक चीज होती है जो आप यूज कर सकते हैं। इस चीज को करने के लिए आप डेटाबेस से सारे क्वेरीज करवा सकते हैं यूजिंग जस्ट फॉर्म। तो इन सब चीजों को फिक्स करने के लिए हम लोग वैलिडेशन यूज करते हैं। तो देख लीजिए, फॉर्म एक्शन, सबमिट फॉर्म, पोस्ट मेथड, तो ये तो प्रीटी डिफैक्टो है। यहाँ भी लेवल भी डिफैक्टो है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे है इनपुट आईडी, ईमेल, नेम, एंड दिस इज रिक्वायर्ड, एंड दिस रिक्वायर्ड इज व्हाट इज द पार्ट ऑफ फॉर्म वैलिडेशन इन HTML। और HTML कहाँ का लैंग्वेज है? फ्रंट एंड। सो द फर्स्ट ऑप्शन मेक्स सेंस कि ये राइट है, बिकॉज HTML5 की मदद से फॉर्म वैलिडेशन कर रहा है। और इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ईमेल डालो ही डालो, अगर ईमेल नहीं डालोगे तो ऐसा पॉपअप जरूर आएगा। तो HTML डॉक्यूमेंट हैज फ्रंट एंड वैलिडेशन इनकॉर्पोरेटेड यूजिंग HTML5 वैलिडेशन। तो HTML डॉक्यूमेंट है बैक एंड वैलिडेशन इनकॉर्पोरेटेड नहीं। अब जरूरी नहीं है कि सब चीज आप फ्रंट एंड में ही करा, बैक एंड में भी कर सकते हैं। तो ये आपका कंट्रोलर वाला पार्ट है app.py। और इसमें आप देखिए फॉर्म ऑन सबमिट मेथड डाला गया और यहाँ पे आपका ईमेल कैप्चर किया जा रहा है फॉर्म से, और फिर चेक किया जा रहा है कि आपका जो फॉर्म का जो वैल्यू है उसमें @ है कि नहीं इस ईमेल में, राइट, जो कि आपका वैल्यू है आपका फॉर्म का। अगर है तो फॉर्म इज वैलिडेटेड और तब ये form.html रेंडर करेगा, नहीं तो ये टेम्पलेट रेंडर होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा एक बैकएंड वैलिडेशन आ गया, बिकॉज कंट्रोलर बैकएंड में काम कर रहा है, राइट। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा और इसलिए थर्ड ऑप्शन सही है। The HTML document has both front end and back end validation incorporated in it, so that makes sense also, और ये सही है। If the email input field is left blank, the border color of input field will be red. Let's see कि ये सही है। तो ये देखिए, अगर input valid है तो रेड करो, इनवैलिड है मतलब एम्प्टी है तो इनवैलिड हो गया, राइट। तो यहाँ पे रेड नहीं करना है, इसलिए ये लगा रहा था। हाँ, अगर आपका ये ऑप्शन यहाँ पे होता इज filled, then input field red है तो सही, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट यहाँ पे ये गलत है इसलिए ये रॉन्ग। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 53 भी कंप्लीट होता है। ये HTML वैलिडेशन का एक अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। तो दोस्तों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 54 है और यहाँ पे आपका मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है और आपके पास ये कोड है। तो आपको कोड को बेसिकली डिबग करके समझना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, तो ये काफी लंबा कोड है, बट अगेन आपको API को चेक करना है, बिकॉज ये जो भी कोड है वो बाद में देखेंगे, पहले API को समझिए। जब भी URL है तो API का URL हो या नॉर्मल URL हो, आपको URL देखना है। तो URL आपका क्या है? API। इसके बाद क्या है? स्ट्रिंग ब्रांड। तो ये आपका डायनेमिक वैल्यू है। तो इसका दो तरीका मैंने ऑलरेडी बताया, एक तो आप सीधे वैल्यू डाल दीजिए और उसके बाद स्ट्रिंग मॉडल, तो मॉडल का वैल्यू डाल दीजिए, या फिर आप यहाँ /API/brand value/model वैल्यू डाल दीजिए। ये दोनों आप तरीका यूज कर सकते हैं, कोई भी आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि इट डजंट मैटर कि आप हुंडई डालते हैं या क्रेटा। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप यहाँ ब्रांड में क्रेटा डाल सकते हैं और मॉडल में हुंडई डाल सकते हैं। यहाँ पे उसका कोई वैलिडेशन चेक नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा डेटा दिया नहीं गया है। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। ओके, तो अब बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग URL विल रिजल्ट इन नॉट फाउंड एरर, और नॉट फाउंड एरर मतलब 404 एरर होता है। अब अगर अपने आप कोड को देखिएगा तो इस कोड में कहीं भी डिफाइंड नहीं है ये नॉट फाउंड एरर, राइट। तो यानी कि आपका URL रॉन्ग होना चाहिए, सिंपल, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया, API मारुति स्विफ्ट ये आपका सही काम करेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। दूसरा URL देख लेते हैं, ब्रांड हुंडई मॉडल क्रेटा, बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये इस वाले मेथड को फॉलो कर रहा है, तो ये भी सही काम करेगा, ये भी आउटपुट दे देगा आपको। नॉट फाउंड एरर के लिए URL गलत होना चाहिए, तो नेक्स्ट URL देखते हैं, /API brand = 4, कॉमा क्यों है यहाँ तो स्लैश होना चाहिए, स्लैश नहीं है, इसलिए ये वाला URL ही रॉन्ग हो गया और यानी ये नॉट फाउंड दे दिया। सो दैट मीन्स दिस इज द राइट ऑप्शन। फिर यहाँ API होंडा एंड सिटी, ना होंडा/सिटी होना चाहिए, और ये सिटी बेसिकली आपका मॉडल नेम है, और अगेन ये URL रॉन्ग है बिकॉज ऑफ दिस एंड, ठीक है, तो वो भी गलत है। अब नेक्स्ट वाला, ये वाला /API model = S and brand = Hyundai। अब देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यहाँ गलत है, बट इन फैक्ट ये आंसर यहाँ राइट होना चाहिए, ये गलत नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज जैसा मैंने यहाँ बताया, ब्रांड = क्रेटा, मॉडल = Hyundai, आप स्विच कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कैसे स्विच कर रहे हैं? आप इसको स्विच नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे आपका जो ब्रांड है वो स्विच हो जा रहा है मॉडल से, और जो मॉडल है
वो स्विच हो जा रहा है ब्रांड से, तो ये अगेन यूआरएल ही इनवैलिड हो जा रहा है यहाँ पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको रॉन्ग दिया गया, बट ये एक्चुअली में राइट ऑप्शन है, ठीक है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने तरफ से चाहे तो, इसको रन करके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। अगेन ये राउट बेस्ड क्वेश्चन है फ्लास्क का। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट राउट डिफाइंड है और उसके अंदर आप एक लिस्ट आइट्रेशन कर रहे हैं और तब तक वैल्यूज ले रहे हैं जब तक रेंज आपका 11 है, यानी कि 0 से लेकर 10 तक के वैल्यूज। और फिर यहाँ पे आप सबको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको कॉमा से ज्वाइन कर दे रहे हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपका आना चाहिए। और फाइनली आप ये टी को रिटर्न कर दे रहे हैं, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली यही आउटपुट देगा, ठीक है। और ये तब काम करेगा जब आपका राउट एम्प्टी है, और यहाँ पे राउट एम्प्टी का मतलब ये है कि ये डिफॉल्ट है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन राउट नंबर्स इन 10। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका राउट है, फिर आपका नंबर्स है और उसके बाद आपका जो भी डायनामिक वैल्यू है n का वो, ठीक है। और ये n आप ले कहां से रहे हैं, यहाँ, ओके, जो भी आपका पास हो रहा है। तो यहाँ इंट फिर अगेन n+1, यानी कि जैसे हमारा 10 है तो 10+1 11 तक लेंगे। ओके, तो यानी 10 भी इंक्लूडेड हो जाएगा। और फिर ज्वाइन मैप str a रिटर्न t, अगेन सेम चीज जो यहाँ आउटपुट आ रहा है वही आ रहा है, बस यहाँ पे लास्ट वाला वैल्यू इंक्लूड होगा। ओके, और उसके बाद ये कोड आप रन कर दे रहे हैं, am.d=true कर दे रहे हैं, ठीक है। अब बोलता है assume that above Flask application runs on this particular URL, जो कि लोकल होस्ट का URL है, which of the following statement is or are true for the above code snippet। तो अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, जैसा मैंने बताया, तो ब्लैंक है तो ये कहाँ राउट होगा, ये राउट होगा इस वाले में। तो आपका आउटपुट क्या देगा, 0 से लेकर 10, सो आपको यहाँ आउटपुट दे रहा है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए HTTP 127 जो भी आपका ही है, फिर नंबर्स, फिर /5, यहाँ आपका क्वेरी नहीं जा रहा है, राइट। तो ये हमारा कोड बिल्कुल सही है और ये आपका राउट करेगा इस वाले पर्टिकुलर कोड पे। अब जब इस वाले पर्टिकुलर कोड पे राउट करेगा तो इसका जो आउटपुट आपका आएगा वो आएगा 0 1 2 3 4 5। वाई, बिकॉज 5+1 ये 6 हो जा रहा है, तो रेंज में लास्ट वाला वैल्यू तो हम लोग लेते नहीं, राइट। तो हमारा 5 तक ही आएगा और इसीलिए ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ओके, थर्ड वाला ऑप्शन में आप नंबर्स कहाँ दे रहे हैं, नंबर्स दे ही नहीं रहा है, तो ये URL ही इनवैलिड हो जा रहा है, बिकॉज यहाँ नंबर्स हम लोग को राउट में चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको क्वेरी में कुछ भी पुट कर देंगे, नहीं, रॉन्ग। तो चूंकि ये वाला इनवैलिड है तो ये नॉट फाउंड एरर यानी 404 एरर दे देगा, और इसीलिए यहाँ पे ये वाला जो कोड है ये राइट हो जाएगा और ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 55 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 56 में, और ये क्वेश्चन अगेन मैथ से रिलेटेड है। क्वेश्चन में बोलता है कंसिडर अ कैरेक्टर सेट क्यू विच कंसिस्ट ऑफ ओनली दोज कैरेक्टर्स यूज्ड इन सेंटेंस द 5 boxing wizards jump quickly. If this sentence is to be saved in a document with minimum encoding, what will be the size of document given that no other information or context is to be saved? तो बेसिकली ये बोल रही है कि आपके पास ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस को आपको डॉक्यूमेंट में सेव करना है, तो मिनिमम इनकोडिंग कौन सा यूज करेंगे आप यहाँ पे, अगर आप यूज करते हैं तो उसका साइज क्या होगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, आपको मिनिमम इनकोडिंग निकालना है एंड देन उसको यूज करके आपको डॉक्यूमेंट का साइज भी पता करना। अब एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब ऐसे क्वेश्चंस देखें तो ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ A to Z ही काउंट करना है, आपको स्पेसेस को भी काउंट करना पड़ेगा। तो ये है। और दूसरी चीज, इस टाइप के क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैनाग्राम ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपके A to Z लेटर्स यूज होते हैं या उससे एक दो कम होंगे और एक ही बार यूज होते हैं जनरली, ठीक है। अब मुझे ये कैसे पता है, बिकॉज मैंने रिसेंटली एक ब्लॉग लिखा हुआ है जिसमें मैंने पैनाग्राम का यूज बताया है LLM के साथ कंपैरिजन करके। तो अगर आप चाहें तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे कौन सा LLM परफॉर्म कर रहा है। आप वो भी बेनिफिट ले सकते हैं यहाँ पे इस सब को करते हुए, अगर आपको सीखने में इंटरेस्टेड है। ओके, एनीवेज, तो अगर आप इसको काउंट कीजिएगा तो यूनिक कैरेक्टर्स जो आपके आएंगे वो आएंगे 26 प्लस जो स्पेस है वो, तो ये हो गया 27। तो ये हमारा 27 कैरेक्टर्स है। अब हम लोग को देखना है कि 2 के कौन से पावर पे हम लोगों का 27 अट सकता है, राइट। और 2 क्यों, तो बिकॉज हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो बाइनरी के टर्म में कर रहे हैं, यानी 0 और 1 के टर्म में कर रहे हैं, राइट। तो जब भी हम लोग कुछ भी कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग 2 के पावर पे देखेंगे। तो आपको पता होगा 2 to the पावर क्या होता है, 16 होता है। 16 तो 27 से काफी छोटा है, यानी हटेगा नहीं। 2 to the पावर 5 कितना होता है, 32। यानी ऑब्वियसली जो भी मेरा हटाने का काम है वो मुझे मिनिमम तो 5 चाहिए ही होगा, राइट। तो हमारा मिनिमम इनकोडिंग है वो 5 है। इट मेक्स सेंस। और जब हर एक कैरेक्टर को हटाने के लिए हमारे पास 5
बिट्स है, नॉट बाइट्स, ध्यान रखिएगा। तो साइज कितना होगा टोटल इनटू 5, राइट। तो टोटल कितने हैं 34 और 2 स्पेसेस जो मैंने स्किप किए 35 36, तो टोटल 36 कैरेक्टर्स हैं। ओके, तो 36 कैरेक्टर्स होने की वजह से हम यहाँ पे करेंगे क्या 36 इंटू 5, बिकॉज इंडिविजुअली ये हम लोगों का है और हमने बस टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं ये, तो 36 इंटू 5, 5 6 30, 0 कैरी 3, 5 1 5 10, 5 तो 15, 15 प्लस 3 180। सो दिस इज द आंसर 180 आपका बिट्स होगा। ध्यान रखिएगा ये आंसर बिट्स में, और ऑप्शन से भी आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 56 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 57 में। ये क्वेश्चन एक डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बोलता है वी आर ट्राइंग टू क्रिएट मॉडल्स स्टूडेंट एंड असाइनमेंट एंड दे आर रिलेटेड बाय 1 to many relationship, that is one student will attempt multiple assignments। यानी कि आपके पास एक स्टूडेंट है और वो मल्टीपल असाइनमेंट्स ये कर रहे से GA1 GA2 एंड GA3, लेकिन एक ही स्टूडेंट इसको एक्सेस कर रहा है, राइट। ऐसा नहीं है कि 5 स्टूडेंट्स एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप है यहाँ। तो हम लोगों को एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हम लोग को 1 to many रिलेशनशिप बनाना है। अब जब ऐसे क्वेश्चन हो ना, तो सबसे पहले आपको ये एज्यूम करना है कि आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट, आपके पास एक टेबल है असाइनमेंट, और आपके पास एक रिलेशनशिप मैपिंग है किसी तरीके का, ठीक है। तो ER डायग्राम के थ्रू मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो 1 and only 1 और यहाँ पे मेनी, राइट। तो ये मैपिंग है और यहाँ के लिए भी एक रिलेशनशिप हमारे पास इस्टेब्लिश्ड है। तो SQL एल्केमी में हम लोग इसको रिलेशनशिप बोलते हैं। ओके, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया। अब रिलेशनशिप बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऐसा कोड रहता है तो हम लोग बैकरेफ यूज करते हैं ऑन द पेरेंट टेबल। पेरेंट टेबल मतलब जो सिंगल है, और उसको हम लोग रेफरेंस करते हैं फॉरेन की मदद से इन चाइल्ड टेबल, या फिर जिसमें मेनी वाला रिलेशन रहता है, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट जो है ये 1 to 1 है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल असाइनमेंट ये करेगा, तो 1 जो है वो स्टूडेंट के लिए है और मल्टीपल असाइनमेंट के लिए है, तो यहाँ पे हमारा का चाइल्ड ही है। तो अब देखिए यहाँ पे ID नेम रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए स्टूडेंट DB मॉडल, यहाँ पे ID है, यहाँ पे नेम है। असाइनमेंट चेक कीजिए DB डॉट रिलेशनशिप असाइनमेंट एंड बैकरेफ स्टूडेंट, ओके ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं DB डॉट कॉलम दिस टाइप मार्क्स स्टूडेंट ID इज इक्वल टू DB डॉट फॉरेन की, नहीं DB डॉट फॉरेन की हम लोग नहीं डिफाइन करते हैं, हम लोग DB डॉट कॉलम देन यहाँ पे जो भी वैल्यू है फिर DB डॉट फॉरेन की, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और यहाँ स्टूडेंट ID ऐसा डिफाइन करते हैं। तो अगेन ये सिंटैक्स एरर है, ये सही तरीके से जा रहा था बट सिंटैक्टिकली रॉन्ग हो गया। ओके, ये देखिए जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब यहाँ पे ये है। देखिए ID आ गया हमारा, टेबल आ गया, असाइनमेंट DB रिलेशनशिप असाइनमेंट पे है। तो असाइनमेंट क्या हमारा टेबल है चाइल्ड क्लास, राइट। तो चाइल्ड क्लास का टेबल बैकरेफ स्टूडेंट, बैक रेफरेंस किसको कर रहा है, यानी असाइनमेंट बैक रेफरेंस स्टूडेंट को कर रहा है। ओके, बैक रेफरेंस का मतलब होता है रिवर्स। ओके, ID टाइप मार्क्स स्टूडेंट ID है और ये फॉरेन की है। कहाँ फॉरेन की है, बैक रेफ की वजह से स्टूडेंट। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने बैक रेफ लगाया फॉरेन की जगह दोनों में, यानी कि एक सेपरेट टेबल बनाने के बजाय आप एक बैक रेफ लगाते हैं, तो मैंडेटरी है कि आप फॉरेन की लगाएंगे अपने चाइल्ड क्लास में। अगर नहीं लगाते हैं तो ये कोड पूरी तरह रॉन्ग हो जाएगा, 1 to many रिलेशनशिप कभी नहीं बनेगा। ओके, तो ये एक छोटा सा फैक्ट है जो आपको जान लेना चाहिए, काम आता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ये भी सही आ रहा है, ये भी सही तरीके से काम कर रहा है, और DB डॉट कॉलम भी सही से काम कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही है, नॉट। ओके, नेक्स्ट असाइन DB, यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है इसलिए रॉन्ग। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अब जो हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है वो कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन 58 to 59 दोनों को कवर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग रिसोर्स क्रिएटेड यूजिंग फ्लास्क, assume that application is running on terminal 1 and being accessed using curl on terminal 2। यानी कि आपका एक जगह पे आपका पूरा एप्लीकेशन रन कर रहा है पाइथन का, और दूसरे टर्मिनल से आप कर्ल की मदद से, जो कि एक कमांड लाइन टूल है, आप एक्सेस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रिसोर्स को, ठीक है। अब आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बताने हैं, बट यहाँ पे आपको पाइथन प्रोग्राम बताया गया है कि कैसे वर्क कर रहा है। ओके, बट
टू बी फ्रैंक, ये क्वेश्चन पाइथन प्रोग्राम का नहीं, मेनली कर्ल के फंडामेंटल्स का है, ओके, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका टेस्ट एपीआई एक रिसोर्स बना हुआ है, और ये जो टेस्ट एपीआई जो भी है उसके अंदर गेट, डिलीट, पुट रिक्वेस्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे उसके यूआरएल मैप्स हैं, यानी जो भी आपका यूआरएल है, बेस यूआरएल स्लैश गेट वैल्यू से आपका वो गेट वैल्यू कॉल होगा, डिलीट वैल्यू से डिलीट वैल्यू कॉल होगा, और अपडेट वैल्यू से अपडेट वैल्यू कॉल होगा, ठीक है। तो ये जो पुट है, डिलीट है और गेट है, इसके बेसिस पे ये सब डिफाइंड होंगे एज पर नॉर्मल पाइथन कोड, राइट। और ये जो लॉजिक है ये बेसिकली ये लिखा हुआ है, वैल आर्ग्यूमेंट जो भी प्रोवाइडेड होगा, वैल आपका यहाँ से मिलेगा, ओके। तो ये या डिलीट होगा, पुट होगा या गेट होगा, उस हिसाब से। तो यहाँ पे आपका कोड लिखा हुआ नहीं है, मेनली पॉइंट ये है, ठीक है। और अब आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन, व्हाट विल बी रिटर्न ऑन टर्मिनल 2 फॉर द कमांड curl http 127.0.1 is to 500 as delete slash val1। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट है एज यूजुअल, और ये आपका वैल्यू है, जो भी वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड है। तो ये आपका क्या प्रिंट करेगा, ठीक है। तो जनरल हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि हम लोग डिलीट पे जाएंगे और चेक करेंगे, ओके, वैल्यूज डिलीटेड, वैल्यू 1 रिटर्न 200, ये इसका आउटपुट होगा। बट दिस इज रॉन्ग, व्हाई? बिकॉज कर्ल बाय डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट सेंड, तो जब ये गेट रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो ये सारे के सारी चीजें जो भी यहाँ पे लिखी हुई है ये नल एंड वॉइड हो जाएंगी, और आपका जो आउटपुट है वो val1, val2, val3 आ जाएगा। बट ये तब होगा जब ये गेट वैल्यूज तक पहुंच पाएगा, बट एज पर दिस आपका कोड काम ही नहीं करेगा, ये इनवैलिड रिक्वेस्ट है, ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज डिलीट स्लैश वैल का कोई पॉइंट नहीं बनता, राइट। ये इस वाले के लिए है, लेकिन ये काम कहाँ हो रहा है, गेट वैल्यूज में क्या वैल कहीं डिफाइंड है? नहीं, वैल्यूज डिफाइंड, और होता भी नहीं है जनरली। तो ये पूरा का पूरा कोड ही रॉन्ग है, यानी कि ये ना ये रिटर्न करेगा ना ये रिटर्न करेगा, जो कि बेसिकली आउटपुट दे रहा है वैल1, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सीधे नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो याद हमेशा रखिएगा, कर्ल बाय डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट रिटर्न करता है। दूसरी चीज, कर्ल में अगर आपको कोई भी और डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट भेजना है, जैसे पोस्ट, पुट, तो आपको एक हेडर एक्स लगाना पड़ता है, यानी कि curl x जो भी आपका URL है, और यहाँ पे आपका जो भी पोस्ट, पुट जो भी आपको डालना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, और ये क्वेश्चन आपको बोलता है कर्ल http जो भी डिलीट वैल x पुट, ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो भी आपका लिखा हुआ है, अगेन डिलीट और वैल तो है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ x डाल रहा है, राइट। तो x यहाँ पे डालिए या यहाँ पे डालिए, इट डजंट मैटर मच। तो यहाँ x पुट, तो ये पुट जो लास्ट में लिखा हुआ है, तो ये सीधे पुट मेथड को एक्सेस करेगा, और पुट आपका जो यूआरएल में डिफाइंड है वो कुछ इस तरीके से, राइट। मैसेज वैल्यू अपडेटेड सक्सेसफुली, वैल्यू इज इक्वल टू वैल, और यहाँ पे डिलीट वैल काम करेगा बिकॉज अपडेट के अंदर भी एक वैल मेथड है, राइट। तो ये बेसिकली सीधे सीधे बोले तो सीधे पुट मेथड को एक्सेस करेगा यूजिंग अपडेट वैल। तो वैल्यू डिलीटेड सक्सेसफुली, वैल्यू अपडेटेड सक्सेसफुली, लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट, एंड इट सेज वैल्यू अपडेटेड सक्सेसफुली, जबकि हम लोग यहाँ डिलीट कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज द मेन थिंग। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ओके। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 58 एंड 59 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है वो मेनली थ्योरी क्वेश्चंस है, उसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है ऐसा, बस अगर आप थ्योरी समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पहला क्वेश्चन ही बोलता है स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है वो बताना है। तो HTML डिफाइंस द स्टाइलिंग बट CSS डिफाइंस द कंटेंट, दैट इज रॉन्ग। ये आपका HTML होता है और ये आपका CSS होता है। तो जस्ट इन्होंने रिवर्स कर दिया, तो ये तो थ्योरी है, नॉर्मल लॉजिक। तो HTML डिफाइंस द कंटेंट while CSS defines the styling, so this is right. JavaScript is always the core part of an application front end, that is wrong. ये जनरली लोग थिंक करते हैं कि JavaScript कोर पार्ट है एप्लीकेशन फ्रंट एंड का, बट ऐसा नहीं है। JavaScript हमेशा एडिशनल फंक्शनैलिटी के लिए होता है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, और ये वाला ऑप्शन JavaScript provides additional functionality at the front end, ये सही हो जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 61 है। अब क्वेश्चन नंबर 61 में बोलता है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टास्क दैट टेक्स प्लेस व्हेन अ क्लाइंट मेक्स अ रिक्वेस्ट ऑन द URL, दिस पर्टिकुलर URL home.html। तो इसमें एक छोटी सी चीज है, इसको लोग स्किप कर देते, सोचते हैं ये लास्ट पार्ट, नहीं, ये फर्स्ट पार्ट है आपका हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहले वेब ब्राउजर जो है वो DNS सर्वर यानी डोमेन नेम सर्वर पे कनेक्ट होगा और IP एड्रेस लेगा इस पर्टिकुलर URL का, बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है कि वो घर कहाँ है तो आप उससे जाइएगा कैसे, राइट। तो
वो चीज आप यहाँ सबसे पहले करेंगे। उसके बाद वेब ब्राउजर एक HTTPS रिक्वेस्ट भेजेगा। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये गेट जनरली होता है, बट आप इसको कुछ भी रख सकते हैं, पोस्ट भी रख सकते हैं, पुट भी रख सकते हैं, या फिर डिलीट भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है। और ये बेसिकली ये बोलेगा कि भाई एक कॉपी भेजो मेरे को home.html फाइल का, राइट? बिकॉज मैं यहाँ एक्सेस क्या कर रहा हूँ, home.html। कहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, example.com से, ठीक है? तो हमारा दूसरा हो गया। उसके बाद सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, .html फाइल उसके पास कहीं पड़ा हुआ है, वो उसका एक कॉपी आइदर रिस्पॉन्स में भेजेगा या सीधे डिनाई कर देगा, नहीं ये गलत है, तुमको एक्सेस नहीं है, तुम लॉग्ड इन नहीं हो, तुमको ये नहीं मिल सकता है। ओके, तो फिर आप फर्दर प्रोसेस करेंगे, बट एनीवेज लेट्स से कि वो फाइल भेज देता है। ओके, उसके बाद वेब ब्राउजर उसे असेंबल करेगा और डिस्प्ले कर देगा। तो आपका जो करेक्ट फॉर्मेट है वो ये है 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ देखिए 1 2 3। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत कॉमन सा चीज है कि हम लोग इसको सबसे लास्ट ले लेते हैं, बट ये ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपका रास्ता ही तो ढूंढेगा, उसके बिना कैसे होगा, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 61 कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 हमें बोलता है रिडंडेंसी इज यूज्ड टू इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड डिक्रीज सर्वर लोड। रेप्लिकेशन इंश्योर्स डाटा इज नॉट लॉस्ट इफ कॉपी गेट्स डिस्ट्रॉयड। और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 सही है या स्टेटमेंट 2 सही है या दोनों सही है या गलत है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, रिडंडेंसी जो होता है ना, ये सिस्टम वाइज होता है या सर्वर वाइज होता है। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये सर्वर के डिफरेंट कॉपीज ले रहा है, उसको मल्टीपल लोकेशंस पे फैला दे रहा है। इससे प्रॉब्लम ये होता है सर्वर पे लोड बढ़ जाता है। आप खुद ऐसा सोचिए, आपके पास एक फाइल है, आप उसे अपने पास से कहीं से ला रहे हैं, फास्ट होगा ना? लेकिन मान लीजिए ये अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे मेरा एक दूसरा दोस्त है, मैं उससे फाइल मंगा रहा हूँ, ठीक है, या कोई सामान मंगा रहा हूँ, तो वो थोड़ा स्लो होगा ना। तो यहाँ पे इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड डिक्रीज सर्वर लोड नहीं होगा। ये पार्ट तो सही है, लेकिन ये पार्ट इसको पूरी तरह गलत करना। यहाँ सर्वर लोड ज्यादा होगा, बिकॉज एक तो आप फाइल बहुत ज्यादा स्टोर कर रहे हैं, प्लस आप जब उसको लोड करने जा रहे हैं तो वो स्लो है। दूसरी चीज, रेप्लिकेशन इंश्योर्स डेटा इज नॉट लॉस्ट इफ अ कॉपी गेट डिस्ट्रॉयड। तो रेप्लिकेशन का मतलब सिंपल है, ये डेटाबेस के लिए होता है मूलली। तो आपका जो भी टेबल्स है उसका मल्टीपल कॉपीज हम लोग बस रख रहे हैं यहाँ पे। ओके, इसके मुताबिक अगर मेरे पास एक कॉपी डिलीट हो जाता है तो मैं दूसरे इस कॉपीज को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी डिलीट हो जाएगा। बट ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। रेप्लिकेशन होता ही इसीलिए है ताकि अगर आपका एक कॉपी डिलीट होता है तो बाकी सारे कॉपीज को आप एक्सेस करके काम कर सके। तो ये वाला स्टेटमेंट एक्चुअली सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ ये वाला ऑप्शन एक्चुअली सही है, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। बट अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन में दिया हुआ है कि दोनों गलत है। आई डोंट नो हाउ दे आर थिंकिंग अबाउट दिस, बट अगर मैं होऊंगा तो मैं ये टिक करूंगा, मैं ये टिक नहीं करूंगा। एंड कॉमन सेंस भी हमें यही बोलता है कि हम लोगों को ये टिक करना चाहिए, ना कि ये टिक करना चाहिए, बेस्ड ऑन जो भी मैंने आपको बताया या जो भी आपका नॉलेज है उसके हिसाब से, राइट? तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 62 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है, और ये क्वेश्चन बोलता है द टर्म स्टेटलिस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सर्वर मींस दैट। क्या मीन करता है, ठीक है? तो इट इज नॉट फिजिकली लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर मशीन। दिस इज रॉन्ग। इट इज एम्फेरल। एम्फेरल मतलब लॉन्ग टाइम के लिए अवेलेबल नहीं होना, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अवेलेबल है। ऐसा भी नहीं है, हम लोग को पता है कि अगर हम लोग का गूगल एक्सेस कर रहे हैं तो आज भी एक्सेस कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत हो रहा है, राइट? तो खत्म। ऑल ऑफ दीज अगेन रॉन्ग, ये सही है। बट व्हाट डज दिस मीन, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दैट। तो जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आपके पास एक क्लाइंट है, आपके पास एक सर्वर है, लेकिन जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं ना तो ऐसा नहीं होता कि आप सारा डेटा भेजते हैं, नहीं, सिर्फ जितना जरूरत होता है उतना देते हैं। और सर्वर को कोई मतलब नहीं होता कि क्लाइंट क्या कर रहा है उस डेटा को, मतलब उसको कैसे वो रेंडर कर रहा है, उसमें वैलिडेशन लगाया या नहीं, उसमें एक्सेसिबिलिटी फीचर है कि नहीं, या वो डेटा को मैनिपुलेट कर रहा है या नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है। और ये पूरा का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है ये MVC प्रोटोकॉल की वजह से, जिसमें सारे जो है ना वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं। यानी मॉडल अपना सेपरेट, व्यू अपना सेपरेट और कंट्रोलर अपना सेपरेट। कंट्रोलर लॉजिक को व्यू से कोई मतलब नहीं है और व्यू को मॉडल से कोई मतलब नहीं है, ज्यादातर तो नहीं होता है। तो बस स्टेटलेस का मतलब यही है कि आपको पता नहीं होना चाहिए क्लाइंट का स्टेट क्या है, यानी कि ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि पता हो ही, ठीक है? तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 63 भी कंप्लीट होता है और हम लोग ये क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट कर लिए। अब एक छोटा सा इवैल्यूएशन कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा है। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगे वो ये सारे थे। सबसे पहले तो आपका फ्लास्क का जितना भी टॉपिक है, चाहे वो एसक्यूएल एल्केमी हो या राउटिंग हो या डीबी मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो, कंट्रोलर पार्ट जो भी है वो सारे के सारे, ठीक है?
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे लगा वो था डेटाबेस इटसेल्फ, जिसमें हम लोग एसक्यूएल एल्केमी से मॉडल बनाना ट्राई कर। ओके, थर्ड कर्ल। फोर्थ जो कि मुझे काफी देखने को नहीं मिले वो थे न्यूमेरिकल्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये आप नहीं आएंगे, ये आएंगे और इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट थ्योरी क्वेश्चंस। तो इस ऑर्डर में अगर आप जाते हैं तो आपको काफी बेनिफिट रहेगा, जिसमें सबसे ज्यादा गेम तो वो लोग राउटिंग वाले पार्ट में ही करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हो उसमें सबसे ज्यादा सॉल्व में राउटिंग के क्वेश्चन ही किया हूँ आई गेस। एनीवेज, तो ये आपका ओवरऑल समरी है, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी ऐसे वीडियोस अगर आए तो आपको पहले पता लग जाए। तो इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।